हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित किस्त वाले प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस्त वाले प्रश्न आप कैसे बेहद आसान तरीके से बना पाते हैं। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि आप फार्मूला तक कैसे पहुंचे, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट की भी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। उसके बाद आप प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को आप बेहद ही आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, कम समय में कैसे बनाएंगे, हम इस बिंदु पर भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इस तरह के प्रश्न में आप आसान तरीके से बना पाए, तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले 2-3 बिंदुओं को समझें। पहला आप जानते भी होंगे, पहला बिंदु जैसे कि यदि कोई संख्या, यदि 2 संख्या है और वह 3:5 में है, यानी 3:5 के रेशियो में है, तो आप जानते हैं कि यदि मैं इसमें 2 से गुना करूंगा तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3/5 के रूप में रहेगा। यदि मैं अंश में 2 से गुना करता हूं तो हर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात आप जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में हम समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं और समान संख्या से गुना भी कर सकते हैं। ये हम इसलिए जानकारी दे रहे हैं कि आगे आप बेहद आसान तरीके से समझ पाए। दूसरा कि आप जो है, जैसे मेरा पिछला वीडियो था सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित इंस्टॉलमेंट को लेकर, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जब यहां पर आएंगे तो आप ये भी जानेंगे कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। इस चीज को हमेशा दिमाग रखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे पाई जोड़ कर लिया जाता है। यदि आपने उधार लिया है तो वहां पर एक वार्षिक रूप से संयोजित है या छमाही रूप से संयोजित है, वहां पर आपसे जो है सिलसिलेवार ढंग से ब्याज लिए जाएंगे, यानी ब्याज का ब्याज जोड़ा जाएगा। तीसरा बिंदु जैसे हमारे पास मूलधन के रूप में 100 रुपया है। ये पॉइंट समझें, उसके बाद मैं फार्मूला पढ़ाऊंगा कि किस तरह फार्मूला क्रिएट कर पा रहे हैं। और समय जो है, समय 2 इयर्स है और रेट जो है वह 10% है। तो साल के अंत में जो है ना, 2 साल के अंत में यही राशि जाकर, आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं कि मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + R/100। पावर कितना, 2 साल है तो 2 यानी n। तो यहां पर P के रूप में 100 गुना 1 + 10/100 पर पावर 2। जब इसको आप हल करेंगे तो 11/10 गुना 11 क्या होगा 10, यानी इसको हल करने के बाद जो है 121 रुपया। लेकिन इसी 121 रुपया को यदि मैं किस्त में चुकाना चाहूं, ध्यान रखेंगे किस्त जरूरी नहीं है कि समान रूप से ही हम वार्षिक किस्त देंगे, और समान किस्त भी हो सकता है। किसी साल मैंने 500 चुकाया, किसी साल 1000 चुकाऊंगा, हो सकता है किसी साल मैं 1500 चुकाऊंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यदि 3 किस्त है तो तीनों समान हो, 4 किस्त है तो चारों किस्त समान हो। तो मैं जिस बिंदु पर बात करना चाह रहा हूं उसको आप समझें इस पॉइंट में, इस टॉपिक में, कि अगला कहता है कि नहीं, मैं 121 रुपया एक साथ नहीं दूंगा, मैं 1 साल के अंत में आपको 10 रुपया दे दूंगा, और शेष अमाउंट जो है मैं अंत में दूंगा। अब जरा समझिए, वह यहां से यहां पर उसने धन लिया था, 1 साल यहां पर बीता, उसने 10 रुपया का एक इंस्टॉलमेंट दे दिया,
उसके बाद यहां पर उसने शेष राशि दे दिया। शेष राशि कितना दिया? 110 रुपया दिया। मैं यही जो मेन पॉइंट है, मैं इस पर आपको ध्यान केंद्रित कराना चाह रहा हूं कि यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन को निकालो। क्या कंफ्यूजन? आपके मन में आएगा कि यहां पर 10 रुपया दिया गया, यहां पर 110 रुपया दे के कर्ज चुकता कर दिया गया, जबकि उसको कितना रुपया चाहिए जरा देखें, 2 साल के अंत में 121 रुपया चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दिया जा रहा है? यहां पर 10 रुपया, यहां पर 110 रुपया, यानी कितना दिया जा रहा है? 120 रुपया दिया जा रहा है। तो कई छात्रों के मन में आएगा कि चुकाना था 121, लेकिन उसने तो 120 ही दिया, यानी 1 रुपया कम दिया। ये 1 रुपया कहां दिया? मैं एक छोटा उदाहरण लेके बात कर रहा हूं, क्योंकि और भी कई प्रश्न आएंगे कि यदि पूरा का पूरा मिश्रधन जो है उससे ये अमाउंट क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? आपको लग रहा है कम होता है, लेकिन वास्तव में ये कम नहीं है। कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो ये 1 साल पहले 10 रुपया दिया था, इस 10 रुपया का वैल्यू यहां पर कितना होगा? आप जरा ये बताएं। क्योंकि ये 121 रुपया 2 साल के बाद 121 रुपया लिया जा रहा है, बीच में नहीं लिया जा रहा है। तो इस 10 रुपया का वैल्यू यहां आके 11 रुपया होगा। कहेंगे कैसे 11 रुपया होगा? यदि मैं इस 10 रुपया को महाजन को ना देकर, आप कल्पना कीजिए कि मैंने कर्ज लिया था और मैं 10 रुपया का इंस्टॉलमेंट चुका रहा हूं 1 साल के अंत में, ये इंस्टॉलमेंट मैं नहीं चुकाता, इसको मैं जाके बैंक में रख देता, तो बैंक हमें इस 10 रुपया का 10% की दर से 1 रुपया ब्याज देता। इसका अर्थ ये हुआ, यही 10 रुपया यहां आके 11 रुपया बन जाता, यानी इसका वैल्यू यहां आके 11 होता। जो अभी यहां आपको 10 लग रहा है, यहां 11 होता, और 110 और 11 मिलकर क्या होता? 121 होता। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यानी आप अनुपातिक राशि में समान संख्याओं से गुणा भी किया जाता है, समान संख्या से भाग भी दिया जाता है। दूसरा पॉइंट कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। और तीसरा जो पॉइंट है, यदि इस तरह का आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है तो इसको आप दूर कर लें कि चूंकि यदि 3 साल है तो यदि बीच में मैंने यह राशि दिया, ये इंस्टॉलमेंट, तो इसका वैल्यू 3 साल के आखिर में कितना होगा? 4 साल है तो 4 साल के आखिर में कितना होगा? 5 साल है तो 5 साल के आखिर में कितना होगा? जैसे एक छोटा और उदाहरण जरा देखें, ये एक इंस्टॉलमेंट था, ये एक इंस्टॉलमेंट था, ये 3 इंस्टॉलमेंट था, ये 3 इंस्टॉलमेंट यहां पर मैंने कर्ज लिया था। यहां पर जो मैंने दिया उसका वैल्यू यहां पर कितना होगा? स्वाभाविक इसमें 2 साल का ब्याज जुटेगा, और इस किस्त में 1 साल का ब्याज जुटकर आखिर में उसका वैल्यू क्या होगा? इसके बराबर होगा। ये आप दिमाग में रखें, क्योंकि यहां पर पूरे 3 साल का मूलधन में ब्याज जोड़कर लिख दिया गया है। तब अब आए पॉइंट पर, आप कहेंगे फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे? अब वास्तव में मेरा इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरू हो रहा है। इसके पहले जो मैंने बात किया वो सिर्फ ये बताने के लिए कि यदि ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही तो आप उसको क्लियर कर लें, जो आपको आगे समझने में परेशानी नहीं हो। तो बंधु, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने जो है P रुपया उधार लिया। P रुपया उधार लिया यानी मूलधन जो है हमारा P रुपया है, उधार लिया गया राशि जो है वह P है। उधार लिया गया राशि, उधार लिया गया राशि जो है वह क्या है? P है। उसके बाद रेट जो है यानी दर जो है R% ही मैंने माना, R% माना, दर जो क्या माना? R% वार्षिक। और समय जो है हमने 3 ईयर्स माना, 3 ईयर्स। और मैं जो किस्त दे रहा हूं, इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, वह I रुपया करके दे रहा हूं, यानी मेरा किस्त जो है I रुपया। जरा गौर से देखें, यहां पर मैंने उधार जो लिया है वह P रुपया लिया है,
दर हमने 8% माना है, समय हमारा जो है 3 साल है, 3 वर्ष है, और मैं आई रुपया करके प्रत्येक वर्ष के आखिर में चुका रहा हूं। यानी ये यहां पर मैंने उधार लिया, स्वाभाविक है मैं जिस दिन उधार लूंगा उस दिन तो इंस्टॉलमेंट दूंगा नहीं। 1 साल जब बीतेगा तो मैंने आई रुपया दिया, फिर साल जो बीता तो मैंने आई रुपया दिया, और फिर तीसरे साल के अंत में मैंने आई रुपया देके हमने कर्ज को चुकता किया। अब हम आते हैं प्रश्न पर कि हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा हमें एक चीज बताइए, यदि इंस्टॉलमेंट नहीं बांधा जाता तब उससे कितना लिया जाता? तो यदि इंस्टॉलमेंट जो है जो आई करके बांधा गया है ये नहीं बांधा जाता और उसको कहा जाता हमें एक साथ सारे के सारे धन चाहिए, सारे के सारे रुपये चाहिए, तो स्वाभाविक है उससे लिया जाता चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। क्या सूत्र है कि आप लेते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर कितना 3। उनको कहते आप कि भाई हमको इतना रुपया दे दो और तुम मुक्त हो जाओ, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं एक आई रुपया का इंस्टॉलमेंट दूंगा पहले वर्ष के अंत में, फिर दूसरे वर्ष के अंत में, और फिर आई रुपया मैं तीसरे वर्ष के अंत में दूंगा। तो आपने जो यहां आई रुपया दिया, यही चीज समझने वाली बात है। यहां पर जो आपने आई रुपया दिया, पहला इंस्टॉलमेंट जो दिया, इसका वैल्यू अभी मैंने जस्ट इसीलिए चर्चा किया था, इसका वैल्यू यहां पर कितना होगा, क्योंकि उसको 3 साल के आखिर में इतना चाहिए। मैं बीच में पैसा दे रहा हूं, जो भी कुछ दे रहा हूं, यहां पर आई रुपया दे रहा हूं, इसका वैल्यू यदि मैं उसको ना देकर वह यदि मानने को तैयार नहीं है, वह कहता हमें साल के अंत में ही चाहिए और मैं चाहता हूं किस्त के रूप में दूं, तो यदि मैं इसी रुपया को जाकर बैंक में रख दूं कि जिस दिन वो मांगेगा उस दिन निकाल के दे दूंगा, तो इसका वैल्यू जो है जरा समझिए 2 साल बैंक में पड़ा रहेगा, और 2 साल बैंक में अधिक पड़ा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आई रुपया रहेगा क्या? नहीं, उसका वैल्यू आई प्लस आई का 2 साल का ब्याज रहेगा। यानी मूलधन और ब्याज मिलके हमको यहां पर मिलेगा। यानी मेरे कहने का अर्थ है इसका वैल्यू यहां पर कितना होगा, इसका वैल्यू विशोधन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज चूंकि चल रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे आई इंटू 1 प्लस R/100 पावर कितना 2, चूंकि यहां पर 2 साल का ब्याज मिलता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर प्लस, चूंकि ये टुकड़ा टुकड़ा पैसा मैं दे रहा हूं, ये आई रुपया का वैल्यू इस तीसरे साल के अंत में क्या होगा, क्योंकि मैं 2 साल के अंत में दे रहा हूं तो ये 1 साल का इसमें ब्याज जुटेगा। यानी ये होगा आई इंटू 1 प्लस R/100 पावर कितना हुआ, और अंत में प्लस ये जो आई रुपया मैं दे रहा हूं, क्या इस पर कुछ ब्याज लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरे साल के मैं अंत में ही दे रहा हूं, तो इस आई रुपया पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये और ये, यहां से ये टर्म और ये टर्म, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। आपने इक्वल कर लिया अपने बुद्धि ब्रेक से। तब आप आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा फार्मूला का रूप देते हैं। क्या फार्मूला का रूप देते हैं? हमको मूलधन पूछा गया है तो हम P बराबर क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर P बराबर क्या लिखेंगे, ये टर्म आएगा यहां, यानी ये टर्म, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये इसके बटा में आ जाएगा। यानी होगा कि I इंटू 1 प्लस R/100 पावर 2 बाटा कितना 1 प्लस R/100 पावर कितना 3। ये I है, ये 1 है। इसी तरह चूंकि जाएगा तो सब में भाग लगेगा, प्लस क्या होगा I 1 प्लस इंटू 1 प्लस R/100
पावर 1 बटा कितना 1 प्लस r बाय 100 पावर कितना 3। इसके बाद फिर i बटा, चूंकि यहां कुछ नहीं i है सिर्फ 1 प्लस r बाय 100 पावर कितना आपका 3। जो 3 है सब जगह 3 3 3। तब जब अगले टर्म में हम जाते हैं तो आप जानते हैं कि आधार यदि समान हो तो घातांक जो है आपस में क्या होता है, जो है भाग की स्थिति में घटता है। या ऐसे भी सोचें, यहां पर इसको 2 बार लिखा जाएगा, नीचे में 3 बार लिखा जाएगा, तो ऊपर से 2 बार कट जाएगा और नीचे से भी 2 बार कट जाएगा, तो नीचे में कितना बचेगा 1 बार बचेगा। तो मैं लिखूंगा i बटा 1 प्लस r बाय 100 पावर कितना 1 प्लस यहां पर उसी तरह i बटा 1 प्लस r बाय 100 पावर कितना 2 और प्लस यहां पर जो है यही लिखा हुआ रह जाएगा 1 प्लस r बाय 100 पावर कितना 3। यानी किस्त वाले सवाल में आपको मूलधन बराबर, ये आपका याद रखिएगा अमाउंट नहीं है, ये आपका मूलधन है, क्योंकि ये पूरा मिलकर अमाउंट बनता है। तो मूलधन बराबर जो होगा किस्त की राशि बटा 1 प्लस r बाय 100 पावर 1। अरे 3 साल का है तो ये एवं प्रकार से 4 साल का होता। तो आपने यहां तक फॉर्मूला क्रिएट किया कि ये जो आपका है, ये आपने फॉर्मूला क्रिएट किया कि ये फॉर्मूला किस्त यदि पूछा जाए, क्योंकि स्वाभाविक है इसमें ये P है, I है, R है, इन तीनों में से किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो वो चीज आप याद कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं इस तरीके पे हम नहीं बनाएंगे, हम इसको अलग रूप देंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आप बेहद आसान तरीके से कैसे बनाएंगे हम उस बिंदु पर भी आएंगे, लेकिन उस बिंदु तक पहुंचने के पहले इन सब चीजों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एक प्रश्न लेते हैं, हम इसको लिखे रहने देते हैं और आप देखेंगे कि हम आसान तरीके से कैसे बनाएंगे। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न जो है आपका प्रश्न है कि उधार ली गई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रुपया 882 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई है। उधार ली गई राशि कितनी है? मैं उधार ली गई राशि में क्या मूलधन कितनी है, यानी आपके पास क्या क्या मटेरियल दिया गया, आपके पास रेट जो दिया गया वह 5% दिया गया, रेट 5% दिया गया। इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट वह 882 का है। समय टाइम जो है वह 2 वर्ष का, 2 वार्षिक किस्त दिया गया है और आपसे P रुपया यानी P कितना है ये आपको पूछ दिया गया। अब मैं पहले प्रोसेस के तहत बनाता हूं और इसी को कैसे आप अगला रूप देते हैं यानी छलांग लगाते हैं, हम इस बिंदु पर अभी ही पहुंच जाएंगे और उसके बाद उसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बेहद बेहद ही जरूरी है। तो आप इसी फॉर्मूले पर आप बनाइए। P बराबर क्या है, आपने फॉर्मूला निकाला है, अभी तुरंत बनाया है आपने। तो P बराबर होता है क्या, P बराबर, चूंकि P बराबर पूछा गया I बटा I, तो I कितना है आपका 882 बटा कितना 1 प्लस R बाय 100। तो R क्या है, R है आपका 5% बटा 100 पर पावर कितना, पावर 1 प्लस 882 बटा क्या 1 प्लस 5 बटा 100 पर पावर 2। एक चीज और, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में आप जो अंत में काटाकटी या जोड़ घटाव जो भी करना होता है, आप प्रयास ये करें कि यदि हमको करना ही पड़ेगा तब करें, नहीं तो वैसा ही छोड़ दें, हमेशा याद रखें। तो आप बेहद आसान तरीके से बना पाएंगे। तब जब हम ऐसे भी हम जानते हैं
5% को लिखते हैं 1/20। जब इसको हम हल करेंगे तो P बराबर आपका होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 882 इंस्टॉलमेंट बटा क्या हो जाएगा, ये कटेगा आपका, यहां पर ये कटेगा 5 20 बार में, ठीक है, और ये भी 20 बार में, तो 20 21/20, यहां पर आपका हो जाएगा 21/20। जोड़ यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा 882 बटा कितना, 882 बटा 21/20 का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देखें, आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर आप जो है आपने ये लघुत्तम लिया P बराबर, ये इन दोनों का लघुत्तम लिया, आपने ये कॉमन लिया, 882 कॉमन लिया, क्लियर, और ये आपने जो है लघुत्तम जो लिया, तो ऊपर में 1 है, ऊपर में क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा कितना 20/21 जोड़ ये हो जाएगा 20 स्क्वायर बटा 21 स्क्वायर। क्या क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा यहां पर मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने 882 को कॉमन लिया, तो 882 को कॉमन लेंगे तो ऊपर में 1 होगा, तो 1 में जब इसे भागा देंगे तो ये पलट गया और ये भी पलट गया, क्योंकि स्क्वायर था दोनों पर स्क्वायर। अब देखें, अब जो अगला स्टेप हम बढ़ते हैं, यहीं पर माजरा है, क्या 882 इंटू क्या 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, तो 21 स्क्वायर 21 से भागा दिया, 21 स्क्वायर में 21 से भागा दिया, 21 बचा तो 20 गुना 21 जोड़ यहां पर 20 स्क्वायर, यानी 20 गुना 20। मैं यही चीज आपको बोल रहा हूं, क्या कि आप इसी चीज को, जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आपको यहां तक आना ही पड़ेगा। इसी चीज को मैं एक अलग रूप दे रहा हूं। क्या अलग रूप दे रहा हूं कि यदि रेट, बड़ा गौर से सुनिएगा, यहीं पर मैं शॉर्ट कर देता हूं और उसी विधि पर से मैं सारा प्रश्न बनाऊंगा। यदि रेट आपके लिए 5% है, रेट यदि 5% है, इसका अर्थ है 5/100, इसका अर्थ है 1/20, और 1/20 कहने का अर्थ क्या हुआ, 5% कहने का अर्थ हुआ 5/100 रुपया, यानी 100 रुपया के मूलधन पर हम 5 रुपया ब्याज लेंगे। उसी तरह 20 रुपया के मूलधन पर हम कितना ब्याज लेंगे, 1 रुपया। इसका अर्थ 20 रुपया का मूलधन है तो हमारा मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन 1 रुपया जुट के हो जाएगा, कितना होगा 21 रुपया। अब आप जरा गौर से देखिए, 2 साल था तो 2 साल का तो प्रीमियम इक्वल है, तो इक्वल प्रीमियम है, तो आप देखिए 21 स्क्वायर हुआ है, तो आप 2 साल है तो आप भी इसको कर दीजिए 21 स्क्वायर, तो ये भी 20 स्क्वायर, यानी कितना 20 स्क्वायर ही रहने दें, जरूरत होगा तो कर दें क्रियाकलाप। अब कंफ्यूजन की क्या स्थिति है कि कहता है कि इंस्टॉलमेंट जो सर है ना, ठीक है, पहले साल के अंत में मैं यदि 20 रुपया 21 रुपया चुकाऊंगा, लेकिन दूसरे साल के अंत में मैं 400 रुपया के लिए 441 रुपया दूंगा। 20 गुना 20 400 होता है और 21 गुना 21 441 होता है। सेम टू सेम यहां पर देखिए, और मैंने एक स्टेप और बताया था, क्या बताया था कि अनुपात में एक समान संख्या से गुना भी किया जा सकता है और भाग भी दिया जा सकता है। अब हमारा जो जरूरत है, क्या जरूरत है कि हमारा इंस्टॉलमेंट इक्वल है, यानी यहां पर यदि 21 स्क्वायर है तो मैं इसको भी यदि 21 स्क्वायर बनाऊंगा, अर्थात 21 से गुना करूंगा। आप जानते हैं कि यदि मैं 21 से इसमें गुना करता हूं, इसमें भी 21 से गुना कर दूंगा, तो वैल्यू वही रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ हमारा काम भी बन गया और किसी तरह का कोई परेशानी भी नहीं। काम क्या बन गया, क्योंकि आपको कहा गया है कि समान किस्त है, तो 441 का किस्त यहां, 441 का किस्त यहां, लेकिन यहां पर अब क्या हो गया, जरा समझिएगा, यहां पर हो गया 20 गुना 21, जरा समझिएगा, यहां पर 20 गुना 21 फॉर्मूला के तहत आए थे, 20 गुना 21,
यानी आप पहला साल के अंत में 20 गुना 21 420 रुपया के लिए 441 रुपया देते हैं, और दूसरा साल के अंत में 20 गुना 20 यानी 20 गुना 20 400 के लिए आप 21 स्क्वायर यानी 441 रुपया देते हैं। वहीं पर आ गए, अंतोगत्या वहीं पर आए। तो यही इतना सा ही लिखना है प्रत्येक प्रश्न में और प्रश्न को हल करते जाना है। अब आपको कहा है कि किस्त 882 का है, यहां पर किस्त कितने का है, यहां पर किस्त है 441 का, 21 गुना 21 441 का। इसका अर्थ है कि यदि इस स्थिति में तो ये 441, ये 441 यानी मैं प्रीमियम कितना का दे रहा हूं, गौर समझिएगा। पहला साल में 441 रुपया दे रहा हूं, दूसरा साल में 441 रुपया दे रहा हूं, लेकिन मैं कितना कर्ज लिया था इस स्थिति में, तो यहां पर 21 गुना 20 यानी 420 रुपया लिया, और यहां पर मैंने कितना लिया था 400 रुपया लिया था। यानी कुल कर्ज मैंने कितना लिया था, कुल जो कर्ज था ये दोनों मिला के हमारा जो था 400 और 420 820 रुपया था। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ 441 रुपया का प्रीमियम अगर मैं 2 बार चुकाता हूं तो 820 का कर्ज मेरा क्या होता है, समाप्त होता है। यानी आप अब यदि आप इसका तुलना यहां से कर लें तो क्या तुलना करेंगे, वही चीज मैं कह रहा हूं कि यहां 882 का प्रीमियम है, यहां पर 441 का प्रीमियम है, तो इन दोनों का अनुपातिक राशि यानी 441 और कितना 882, यानी 882 का प्रीमियम, तो यहां पर 441, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, यहां पर देखें 21 गुना 21 441 से यहां भी आप भाग देना पड़ेगा, और फिर 20 गुना 21 420 और 20 गुना 20 400, ये दोनों जुटेगा, और फिर उस यूनिट से क्या होगा, ये फॉर्मूला कहता तो आपने बनाया है, बराबर क्या, बराबर जो है यानी 882 के लिए मूलधन कितना होगा, इसके सामने लिखें। 441 के लिए मूलधन कितना है 820 रुपया। सैम टू सैम आप ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 8 में 1600 क्या आ जाएगा 40 उत्तर आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू 1640। यहां पर भी जब आप बनाएंगे 21 स्क्वायर से इसमें भागा देंगे 2, और फिर सेम टू सेम प्रोसेस। इसी पूरे चीज को यानी पूरा जो दूध पड़ा था उसको आपने निचोड़ के क्या बना लिया है, घी बना लिया है, और सारा क्रियाकलाप मुझे इतना में ही करना है। इसको और यदि आप बेहद आसान तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। क्या आप कहेंगे 441 रुपया का मैं प्रीमियम भरता हूं तो हमारा 400 और 420 820 रुपया का कर्ज चुक जाता है। आखिर 882 का प्रीमियम भरने पर कितना का कहानी, कितना का कर्ज चुक जाएगा, ये 2 बार में 820 दूनी 1640 आपका क्या होगा। पहला सवाल है कि कमल ने 6800 रुपया उधार लिया, यानी उसका जो उधार जो राशि है 6800 रुपया है, यानी उसने पी कितना लिया है 6800, और जिनका चक्रवृद्धि ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया, अर्थात टाइम 2 इयर्स, 2 वार्षिक किस्त, और दर जो है आर जो है वह 12.5% है, और प्रत्येक किस्त इंस्टॉलमेंट क्या है, यानी कमल ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिया, जिनका चक्रवृद्धि ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि आर्थिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, अरे वार्षिक रूप से संयोजित। तो आप जब यहां पर आएंगे और इस प्रश्न को जब बनाएंगे तो सारा खेला जो चलेगा वह चलेगा दर पर, और 12.5% का अर्थ क्या है, बहुत लोग तो रख लेते हैं 12.5% का अर्थ होता है 1/8। आप यदि चाहते हैं तो 12.5/100 ये 1000 और 8 बार में यानी 1/8 या क्या प्रदर्शित करता है, मैं फिर एक बार बोलता हूं, अगले बार से नहीं बोलूंगा। इस 8 रुपया मूलधन के लिए
1 रुपया ब्याज दिया जाता है, अर्थात 8 रुपया मूलधन के लिए हमारा कितना निषेधन हो जा रहा है? 9 रुपया। और मैं फिर बोल देता हूं, 2 टर्म है तो एक टर्म में 8 पावर 1 9 पर पावर 1, 2 बार में 8 पर पावर 2 9 पर पावर 2, 3 साल रहता तो 8 पर पावर 3 9 पर पावर 3, 4 साल रहता तो 9 पर 8 पर पावर 4 9 पर पावर 4। सिंपल, यही तरीका अप्लाई करना है। दूसरा क्या अप्लाई करना है? ये फर्स्ट स्टेप हुआ कि दर की सहायता से आपने तुरंत लिखा। दूसरा समान वार्षिक किस्त। अब यहां 81 यहां 9, क्या समान वार्षिक किस्त है क्या? तो किस्त को इक्वल बनाना है। तो यदि आप इसको 9 से गुना करेंगे तो अनुपात का सिद्धांत है कि यदि आपने एक राशि में जिससे गुना किया उसी से आप दूसरे राशि में भी गुना करें तो कहीं कोई मना ही नहीं है। तो आपने यहां भी गुना कर दिया। अब जब आपने गुना कर दिया तो इसका अर्थ या प्रीमियम 81 का, ये प्रीमियम 81 और ये मूलधन कितना, यानी 72 रुपया के लिए 81 रुपया चुका रहा हूं। यहां पर 64 रुपया के लिए 81 रुपया चुका। यानी यदि आपको पूछेगा कुल मूलधन कितना, तो आप दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन आपसे यहां पर पूछा गया कि कुल आपको दे दिया 800 रुपया दे दिया है और इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो आप भैया लिखिए तो क्या लिखिए कि यहां पर मैं 72 और ये 64 मिलके 4 जोड़ 2 6 होता है और 7 6 13 होता है। आप लिखिए ना, 136 का भी कर्जा है तो 81 का इंस्टॉलमेंट देता हूं तो 6800 का कर्जा रहेगा तो कितना का इंस्टॉलमेंट दूंगा। आप इसको हल कर लीजिए और हल जब कीजिएगा तो आपका उत्तर 40-50 आएगा। कीजिए तो, यानी एक लाइन में प्रश्न बनाइए। इसी तरह दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न जब देखें, दूसरा प्रश्न है कि 40,080 की धनराशि 35/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई। कहता है कि आपका जो है आपका 40,080 रुपया उधार लिया है उसने। रेट जो है 35/4% है और 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाया है। टर्म 2 ईयर इंस्टॉलमेंट पूछा गया है। बनाइए, एक लाइन क्लियर कीजिए। कैसे? 35/4 को थोड़ा रफ में कर लें, 35/400 लिखेंगे। ये 7 बार में, ये 80 बार में, यानी 80 रुपया के लिए 7 रुपया ब्याज, तो 80 का मूलधन 87 निषेधन बनाएगा। 2 टर्म है तो यहां 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, यहां 87 का स्क्वायर। अब फिर वही चीज, फिर वही कहानी, क्या कि आप यदि साहब इसमें 87 स्क्वायर, यहां 87 से गुना करेंगे तब इक्वल होगा, तो यहां भी आपको 87 से क्या करना पड़ेगा? गुना। और फिर वही माजरा, फिर वही कहानी, यहां पर इसको गुना करना पड़ेगा। 8 सती 56 के 6 बकेरा 5 अठी 64 5 69, यानी 6900 कितना 60, ये 8 64 6400, यानी हमारा ये कितना का कर्ज है। यहां पर इस स्थिति में आप जब जोड़ेंगे तो ये 0 6 9 4 3 बकेरा 1 6 4 13,000 कितना 360 रुपया। आप कहेंगे यदि मैं 13,360 का कर्ज लेता हूं तो हमारे लिए जो प्रीमियम होगा वह 87 गुना 87 का होगा, तो 40,080 कर्ज लेने पर प्रीमियम कितना का होगा? आप हल करेंगे, ये 3 बार में कटेगा और उत्तर जो आएगा 87 गुना 3 आपका 22,707 उत्तर आएगा। आप क्रियाकलाप करेंगे। तो इसी तरह आप जब आगे बनाएंगे, आगे जो प्रश्न है सेम इसी तरह का प्रश्न, किस्त वाइज प्रश्न को मैं भी सोल्व करवा रहा हूं एक एक करके। उसके बाद में दूसरे टाइप वाले प्रश्न पर आऊंगा। प्रश्न है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर तेजी बढ़ाते जाए। दर है 10%, कहता 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1260 रुपया उधार ली जाती है। मूलधन है 1260 रुपया, यानी 1260 आपने उधार लिया है। यदि राशि को 2 बराबर किस्त में आपने चुकाया है, 2 बराबर किस्त में चुकाया है,
तो आपका इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। आसान वही सिलसिला। 10% का अर्थ क्या होता है, 1/10, यानी 10 है तो 11 का मिश्रधन, 1 साल में, 2 साल में 100, ये 11 स्क्वायर, तो ये 11 स्क्वायर, इसको भी 11 से गुना कीजिए तो यहां भी करना पड़ेगा, तो ये आपका 110 बनेगा, यानी आपका मूलधन होगा 220 रुपया। पूरा 220 रुपया मूलधन चुकाने के लिए 121 का किस्त है, तो 1260 का कर्ज चुकाने के लिए कितने का किस्त मेरा बनेगा। आप इसको हल करेंगे और आप इसको तेजी में बनाएंगे। इसका उत्तर आपको जो होगा वह 726 रुपया होगा। आप बनाए। इसी तरह अगला सवाल है कि एक बिल्डर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 3 साल के अंत तक 33.33% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2220 रुपये का भुगतान करने के लिए उधार लेता है। यानी उसने उधार कितना लिया, उधार जो लिया सेम टू सेम, उधार लिया उसने 2200 कितना 20, उधार लिया उसने 2220, किस्त 3, अब 3 ईयर, और 3 ईयर वाला देख लें। और उसके बाद कहता है कि आपका रेट इंटरेस्ट जो है 33.3%, यानी 1/3, सीधा फंडा कितना 1/3। और आपको पूछा है किस्त क्या है, तो 1/3 को साहब आप लिख सकते हैं कि 3 रुपया के लिए मैं पहला साल में 4 रुपया चुकाऊंगा, दूसरा साल के अंत में एक्सपायर करूंगा तो 9 रुपया के लिए 16 रुपया चुकाऊंगा, और तीसरा साल में 27 रुपया के लिए मैं 64 रुपया चुकाऊंगा। अब समान वार्षिक किस्त चुकाया गया है, मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं। इसको आप 4 से गुना करेंगे, इसको आप 16 से गुना करेंगे, इसको यदि आप 4 से गुना करेंगे तो ये अनुपात के रूप में है, इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ये आपने 16 से गुना किया तो ये भी 16 से, ये 16 या 48 पहला साल का मूलधन, 9 के 36 दूसरे साल का मूलधन, और 27 रुपया तीसरे साल का मूलधन, तो कुल कितना मूलधन आप जोड़ लें, 8, 6, 14, 7, 21 का 1, बाकी रहा 2, 2, 2, 4, 3, 7, 4, 11, अर्थात 111 के कर्ज को चुकाने के लिए 64 का इंस्टॉलमेंट है, तो 2220 के कर्ज को चुकाने के लिए कितना का इंस्टॉलमेंट होगा, ये कितना बाद में कटेगा, 20 बाद में कटेगा। और आप जब इसको करेंगे तो 8 और 1200 क्या होगा, 80 आपका उत्तर होगा। इसी तरह अगला सवाल है 13,360 रुपये 35/4% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए। अगर इस राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो किस्त कितने रुपए की होगी। तो सेम प्रश्न है आपका। इसी तरह जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, अगला सवाल है आपके लिए, जरा देखें, देखते जाएं। यदि अलग होगा तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप बनाएंगे खुद से। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आता जा रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में लेते जाएं। अगला सवाल है, आर्य ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया और पहले वर्ष के अंत में 400 रुपया चुका दिया। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया का भुगतान करने पर कर्ज चुक जाएगा। यानी अलग प्रश्न हो गया। क्या अलग प्रश्न हो गया, अलग प्रश्न क्या हो गया तो देखें। कहता आर्य ने रुपया तो लिया था भाई, 800 रुपया लिया। कितना लिया था, 800 रुपया। कहता 800 रुपया लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और देखिए सभी जगह आप जो है वही ना लगावे, कुछ अलग भी सोचे तो बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और कहता है कि पहला साल के अंत में यहां पर उसने कितना रुपया दे दिया, 400। और यहां पर 400, यहां पर वो बेचारा कितना दे दे कि कर्ज से मुक्त हो जाए। नहीं, सवाल यही है कि कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज उसका चुक जाएगा। तो हमको एक चीज बताइए,
10% का अर्थ क्या हुआ कि 10 रुपया का राशि 11 रुपया, अर्थात 10 रुपया में 1 साल के अंत में 1 रुपया ब्याज देगा। अब जरा मैं इतना नहीं लिखूंगा, 800 रुपया मूलधन है, 800 रुपया मूलधन है, तो 800 का ब्याज कितना होगा 1 साल के अंत में? 880 रुपया होगा नहीं, 880 रुपया। यदि मैं 1 साल के अंत में यहीं पर 880 दे देता तो कर्ज क्या होता? चुक जाता। लेकिन उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 400 ही दूंगा। तो भाई यहां तो ब्याज पर भी ब्याज चलता है। आपने 400 रुपया दिया, महाजन ने हिसाब कर दिया, 880 में 400 रुपया घटा दिया, यानी अब कहा 400 और 80 इसका ब्याज तुम हमको दे दो, यानी नया मूलधन 480 उसको दे दिया। अब फिर सोचिए, 80 रुपया का 80 रुपया ब्याज, 400 का कितना ब्याज? आधा 40% हिस्सा के रूप में बना दीजिए। और यहां पर इसका कितना ब्याज? 10% है, 1 साल का 8%। 100 रुपया का 10 रुपया लेते हो, 80 रुपया का 8 रुपया लो, यानी यहां पर इतना रुपया तो तुम दोगे ही, चूंकि मिश्रधन है, ये नया मिश्रधन है, और नया मिश्रधन पर 1 साल का ब्याज जुटेगा कितना? 40 और 8, यानी 400 जोड़ 80, 480 और 40 520 और 8 528 उसको दे दीजिए और आप क्या हो जाइए? कर्ज से मुक्त हो जाइए। तो यहां पर भी ये इंस्टॉलमेंट का सवाल था, लेकिन अलग अलग इंस्टॉलमेंट था, तो आपने इसको अलग तरीके से बनाया। आगे जब इसी तरह बढ़ते हैं आप, तो अगला सवाल है कि पंकज ने 10,815 रुपया उधार लिया, जो 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। अगर ब्याज 40/3% प्रतिवर्ष के दर से हर आधे साल में लगाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त क्या है? इस प्रश्न में 3 अर्धवार्षिक किस्त है और मूलधन आपको 10,815 रुपया दिया गया है। रेट जो है 40/3% है। तो आप इस प्रश्न में क्या करेंगे? सारा प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ आप रेट को यदि 12 महीने में का 40/3 लिया जा रहा है 100 रुपया का, तो आप 6 महीने में उसका आधा कर लेंगे, यानी रेट को आप आधा कर लेंगे और उस पर आप बढ़ा लेंगे। ठीक है। अगला सवाल है कि 10,125 रुपया उधार लिया गया, जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का कितना मान होगा? बना लेंगे, सेम प्रश्न है। अगला सवाल है कि 21,630 रुपया उधार के रूप में 18/3% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया। यदि इसे 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? सेम प्रश्न है, आप इसको भी बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग प्रश्न आएगा तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक टीवी सेट का मूल्य 19,650 है, इसे 3,100 रुपया नगद देकर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये का होगा? बस मामूली सा आपको फंसाया है। देखिए 19,650 जो है उसका नगद मूल्य है। आप गए खरीदने के लिए, तो आपने कहा क्या स्कीम है, कुछ इंस्टॉलमेंट में मैं लेना चाह रहा हूं, तो उन्होंने कहा आप डाउन पेमेंट के रूप में जो है 3,100 रुपया हमको दे दीजिए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट जो है यानी 3 टर्म में आप इंस्टॉलमेंट बना लीजिए वार्षिक। रेट आपको 10% दिया गया है, तो कहता है कि अब इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा? अब इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा? तो यहां पर आप सिर्फ समझना क्या है इस प्रश्न में कि आपने जब 3,100 रुपया उसको दे दिया, यानी 19,650 में 3,100 दे दूंगा, तो कितना बचेगा? 16,550 रुपया बचेगा। यानी ये समझिए ना कि मैंने इतना ही कर्ज लिया और इसको मैं 3 बराबर किस्तों में चुकाऊंगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस, 10% का 1/10,
यानी 10 रुपया का 11 दे रहा हूं पहला इंस्टॉलमेंट में, मूलधन 10 के लिए 11 चुका रहा हूं। दूसरा 10 स्क्वायर यानी 100, ये 11 स्क्वायर 121, और तीसरा 1000 और ये आपका 1331। अब समान किस्त है, यहां पर मैं 11 से गुना करूंगा और यहां पर मैं 121 से, तो अनुपात का रूल है, नियम है, जानते हैं। आपने यदि 121 से गुना किया, इसमें भी आप 121 से गुना कीजिए, यानी पहले वर्ष का मूलधन जो है 1210 के लिए आप 1331 दे रहे हैं। क्लियर? और उसके बाद जो है यहां पर 1100 के लिए आप जो है 1331 दे रहे हैं, और यहां पर 1000 के लिए, यानी आप इस स्थिति में कितना मूलधन के लिए 1331 का इंस्टॉलमेंट बनता है, तो आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1000, 1100 और 3310 के लिए, यानी 3310 का यदि मेरा कर्ज है तो मैं 3310 का कर्ज है तो 1331 का किस्त चुका रहा हूं। आखिर में क्या 16,550 के लिए मेरा इंस्टॉलमेंट क्या होगा, जब इसको आप हल करेंगे ये 5 बार में, और आपका इसके लिए उत्तर आएगा 6655। आप हल कर लें, गुना कर लें इसको, 13 25 65, 31 25 155, आपका 6655 उत्तर आएगा। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे, अब आपको थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कुछ धनराशि को 1372 के 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कुछ धनराशि को, अब देखिए आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया, यानी पी रहता है, आर रहता है, टर्म रहता है, टाइम, और जो है इंस्टॉलमेंट रहता है। जरा गौर कीजिएगा इस प्रश्न में, यहां पर इंस्टॉलमेंट आपको दे दिया कि हम 1372 रुपया करके 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाते हैं, यानी 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाते हैं। और यदि रेट 50/3% हो तो अब की बार क्या पूछ दिया गया, उधार ली गई राशि पूछ लेंगे। तो 50/3 को क्या लिखेंगे, 50/300 हल करेंगे 1/6, यानी 6 रुपया के लिए 1 रुपया ब्याज, अर्थात 6 रुपया के लिए हमको 7 रुपया देना पड़ेगा। 1 साल में, 2 साल में 6 का स्क्वायर 36 और 49, और 3 साल में 216 और ये 343, वही चीज, वही फंडा। इसके बाद जब आप हल करेंगे, क्या यहां पर 7 से गुना और यहां पर किससे गुना, 49 से, तब तो इक्वल होगा। अब यहां 49 से, तो यहां भी 49 से, यहां भी आपने किससे गुना किया, 7 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 54 के 4, बाकी रहा 5, 6 चौके 24, 5 29, यानी 294 रुपया के लिए 343। यहां पर 7 के 42 के 2, बाकी रहा 4, 7 का 25, 252 के लिए 343, और यहां 216 के लिए 343। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या ये तीनों को आप जोड़िए तो आपका हो जाएगा 6 2 8 4 12 के 2 में किसको जोड़ रहे हैं हम, ये राशि, ये राशि और ये राशि। तो तीनों को जोड़ते हैं तो 4 2 6, 6 12 के 2, बाकी रहा कितना, 1। उसके बाद क्या, इसके बाद 1 और बाकी रहा 1 2 5 2 7 9 7 16 के 6, बाकी रहा कितना, 1 और 2 2 4 2 6 1 7। यानी हम कह सकते हैं कि 343 का इंस्टॉलमेंट 762 का कर्ज चुका देगा। तो यहां पर 1372 का इंस्टॉलमेंट जो है हमारा कितना कर्ज चुकाएगा। तो आप जरा हल कीजिए इसको। ये आपका 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और आप जब x का वैल्यू निकालेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 चौके 24 के 4 करा 2, 7 28 2 30, यानी आपका जो उत्तर होगा वह
3048 होगा। यानी आपको इस प्रश्न में मूलधन पूछ दिया गया था, तो आपने यहां मूलधन निकाला, सीधा सा फंडा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुछ इस शर्त पर उधार लेता है, गौर से देखिएगा प्रश्न को। वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया क्या करता है, चुका देता है। आप देखिए यहां पर इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है, लेकिन अलग अलग किस्त है, समान किस्त नहीं है। और बोलता है कि यदि रेट 5% हो तो राशि क्या, रेट क्या है आपका 5%, और आपको क्या पूछ दिया, पी पूछ दिया गया। तो आप इसको 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। क्या पहला तरीका, मैं कहूंगा कि यदि राशि x है, पहला तरीका देख लीजिए, और जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं इस प्रश्न को आसान तरीके से कैसे बना पाऊंगा। तो यदि मैं इसको x मान लेता हूं, तो इस x का वैल्यू 2 साल के बाद क्या होता है, 5% का अर्थ हुआ 105/100 यानी 21/20। तो x गुना 21/20 गुना कितना, 21/20, 2 साल। अब ये 2 साल का, पूरे 2 साल का अमाउंट है, लेकिन ये आपका कितने साल का अमाउंट है, ये आपका, ये 1 साल का, क्योंकि 1 साल के अंत में दिया, ये 2 साल का, यानी इसमें 1 साल का ही ब्याज अभी जुड़ा हुआ है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। तो ये मूलधन के रूप में लेते हुए 1 साल का ब्याज में और जोड़ दूं, इसका वैल्यू 2 साल के अंत में क्या होगा वो निकाल लूं, और इन दोनों को जोड़ कर क्या इसका इक्वल ना कर सकता हूं। तो पहला तरीका आप कर ले, 3150 गुना 21/20 जोड़ 4410 आप कीजिए, या आप हल करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए कि आपका 2 से यहां भाग नहीं लग रहा है, आप फंस रहे हैं। तो क्या पता दूसरे तरीके में आसान तरीके से आप बना पाए। क्या दूसरा तरीका, आइए दूसरा तरीका आपको समझते हैं। यह आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसको ये इसका वैल्यू, क्योंकि इसमें 1 साल का ब्याज इंक्लूड है, तो ये कोई, तो मान लीजिए ये P1 राशि थी, और ये P1 के लिए ये मिश्रधन है, और P2 के लिए ये मिश्रधन है। तो यहां पर P1 में 1 साल का ब्याज इंक्लूड करते हुए इतना है, और P2 में 2 साल का ब्याज इंक्लूड करते हुए इतना है। तो आप निकालिए ना, आप कहिए ना कि 20 रुपया यदि है मूलधन, कितना मूलधन है, टाइप 2 की बात कर रहा हूं, 20 रुपया मूलधन है, तो आप 21 मिश्रधन बनाते हो, तो कितना मूलधन है, जो कि 3150 आप क्या बनाते हो, मिश्रधन। और आप जब यहां पर करेंगे तो आप हल कीजिए, 7 से 3 बार में 7 चौके ये, और फिर ये 15, 150 बार में कैंसिल हो जाता है। तो P1 का वैल्यू कितना निकलता है, 3000। P1 का वैल्यू कितना निकलता है, 3000। आसान तरीके से यहां पर निकला। फिर उसी तरह 20 गुना 20, क्या 20 गुना 20, 2 साल के लिए क्या चलता है आपको पता है, 20 21, 1 साल के लिए 2 साल के 20 स्क्वायर और 21 स्क्वायर, तो 400 रुपया 441 बना देता है 2 साल में। तो कितना रुपया, 4410 बना दिया। आप इसको जब हल करते हैं तो क्या निकला, 4000, यानी P1 3000, P2 4000, दोनों मिलके कितना, 7000। अब आपको कौन सा अच्छा तरीका लगा, या तरीका दोनों अच्छा है। आप जब प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप देखकर ही प्रश्न को समझ पाते हैं कि यहां पर मैं ये तरीका अप्लाई करूंगा और तेजी में बनाऊंगा। तो ये 2 तरीके से इस प्रश्न को आप सोल्व कर पाते हैं। एक मैं जब इसी तरह का दूसरा प्रश्न देखा। दूसरा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण लिया, और ऋण की पूरी राशि पहले वर्ष के अंत में 50,000 देकर, और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 दिया, चुका दिया। रेट आपका है 8%। क्लियर, रेट कितना है आपका, 8%। अब आपको कह रहा है तो उसने कितनी ऋण राशि कितनी थी, मैंने कितना उधार दिया था, पी का वैल्यू क्या था। तो फिर मैं वही चीज बोल रहा हूं, आप बना सकते हैं। पहला तरीका, क्या तरीका, कि मैं कहूंगा उसने यदि X रुपया लिया था, कितना रुपया लिया था,
x रुपया, तो मैं कहूंगा x गुना 108/100। हालांकि आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, कितना बार में कटेगा, 27 और 25, तो आप इसको लिख सकते हैं 27/25 एक साल में। डायरेक्ट में लिख रहा हूं, फार्मूला वही है, P × 1 + R/100 गुना 27/25। पहला तरीका है ये। तो यानी मूलधन यदि x है तो उसका 2 साल के अंत में क्या होगा वैल्यू ये, लेकिन ये 50,000, ये 50,000 में तो 1 साल का ही ब्याज इंक्लूड है ना, इसका वैल्यू 2 साल के अंत में क्या होगा, 1 साल का और ब्याज जोड़ दीजिए, यानी 50,000 गुना कितना 27/25 और जोड़ इस तो अंत में ही है इसका वैल्यू। यहां पर हम देखते हैं क्या ये बेहद आसान तरीके से बन जाता है, 25 दूनी 2000 बार में, यानी 27 दूनी 54,000 और जोड़ कितना 62,640, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 625 ऊपर गुना होगा, गुना आप रहने दीजिए, 25 गुना 25 काटने में आसानी होगी, और 27 ये नीचे कर लीजिएगा और x का वैल्यू आप निकालिएगा, आपका उत्तर 1 लाख आएगा, 1 लाख। क्लियर है? तो यहां पर हम देखते हैं कि पहला तरीका में प्रश्न मेरा क्या होगा, आसान तरीके से बन जाएगा। लेकिन मैं यदि दूसरा तरीका अप्लाई करूं, दूसरा तरीका क्या, कि मैं इस 50,000 का वैल्यू, ये शुरू में P1 और P2 वाला जो किस्सा था अभी तुरंत बताया उस प्रश्न में, इसका वैल्यू, इसमें 1 साल का ब्याज इंक्लूड है, इसका वैल्यू यहां पर क्या होगा और इसका वैल्यू यहां पर क्या होगा, ये करते हुए आप जब बनाएंगे, जरा देखें, आप कहेंगे कि 25 27 हो जाता है 1 साल में, 25 27 हो जाता है 1 साल में, तो स्वाभाविक 25 यदि 27 हो जाता है 1 साल में, तो कितना धन 50,000 हो जाएगा। आप देखते हैं 27 ये कैंसिल नहीं हो पा रहा है, आप उलझ जा रहे हैं, तो ये तरीका यहां पर आप ना लगाएं तो बेहतर। लेकिन अगला सवाल इसी तरह का, अगला सवाल जब इसी तरह का बनाते हैं, क्या है सवाल जरा देखिए, कहते एक व्यक्ति 16,224 का नगद भुगतान करके, वो नगद डाउन पेमेंट कितना करता है 16,224, क्लियर, और उसके बाद अगले 2 वर्ष में समान राशि के 2 वार्षिक किस्त, यानी 1 साल के अंत में 16,224 और दूसरे साल के अंत में 16,224 करके वह ऋण चुका देता है। तो स्कूटर का नगद मूल्य क्या है, आप हमेशा याद रखेंगे कि डाउन पेमेंट देने के बाद जो राशि बच रहा था उसके लिए इंस्टॉलमेंट लिए है, तो वो क्या है, वो उसको x यदि आप मानिएगा तो वो जो x का वैल्यू निकलेगा उसमें आप ये जोड़िएगा, तब स्कूटर का नगद मूल्य होगा। इस प्रश्न को 3 तरीके से बना सकते हैं। क्या पहला तरीका, क्या अभी जस्ट मैंने अप्लाई किया, इस आपका रेट यहां पर है 4%, 4% का जो अर्थ होता है, 4% का अर्थ होता है 4 बटा कितना 101/25, यानी 25 रुपया 26 बनेगा। तो आप वही पहला तरीका, x आदि मूलधन है तो 2 साल की बात है, तो 26/25 गुना 26/25। अब इसका वैल्यू 2 साल के बाद ये हो गया बराबर, तो भाई 16,224 रुपया में यदि मैं 1 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 2 साल के बाद उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 16,224 गुना 26/25 और जोड़ 16,224। अब हल करेंगे, ये पहला तरीका। इसी तरह जब दूसरे तरीके पर आप जाएंगे तो आप कहेंगे वही P1 और P2 मानते हुए, P1 और P2 मानते हुए, यानी इसमें 1 साल का ब्याज है तो इसका यानी P1 25 रुपया 26 हो जाता है, तो कितना रुपया 16,224 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। उसी तरह 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर हो जाता है, 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर हो जाता है, तो कितना रुपया 16,224 हो जाता है। तो ये आप जो निकाला P1 और ये P2 अलग अलग, इसका आपने शुरू का वैल्यू निकाल दिया, यानी ये यदि मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं लेता, ब्याज नहीं जुटता, तो मेरा वैल्यू क्या होता, और इसमें ब्याज नहीं जुटता तो वैल्यू क्या होता, और इस तीनों को जोड़ते हुए आप स्कूटर का मूल्य बता सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्न में जब वार्षिक इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो आपने शुरू से बनाया है, बेहद आसान तरीके से आप बनाएंगे। कैसे, देखिए तीसरा तरीका,
क्या तीसरा तरीका, आप वही चीज अप्लाई करें, 25-26 हो जाता है एक साल में, 2 साल में 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें आप 26 से गुना करेंगे, बार बार एक ही चीज नहीं दोहरा रहा हूं, तो आप कहेंगे ना कि 26 स्क्वायर के बराबर ये है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है, समान इंस्टॉलमेंट है, इसलिए मैंने इक्वल किया है। तो 26 गुना 26 के बराबर 16,224 है। तो मूलधन क्या, इनका गुणनफल और इसका गुणनफल का योग जो होगा, मूलधन होगा, तो इतना के बराबर जो है, यानी 25 गुना 26 जोड़ 25 स्क्वायर के बराबर क्या होगा, आप निकाल लें और उसमें ये जोड़ दें, क्योंकि आपने नगद भी दिया था, वो आपका निकलेगा और इसका उत्तर 46,824 होगा। 46,824 आप इसको हल करें तो हम देख पाते हैं इन 3 तरीकों में जो तीसरा तरीका है वह बेहतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या अगला सवाल क्या है, और अगला सवाल पर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरे द्वारा डाला गया नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कहता है क्या कि हेमंत 4,000 की धनराशि लाभ होता है, पी कितना, 4,000, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है रेट है 5%। 2 वर्ष के बाद वो 2210 चुका देता है। कितना चुका देता है 2 वर्ष के बाद? 2210 चुका देता है, यानी 2 साल के बाद, जरा ध्यान दीजिएगा, 2210 चुका देता है। और 2 साल के बाद वह जो है क्या करता है, ब्याज सहित भुगतान कर देता है। कितना करता, नहीं दिया तो आपको पूछ दिया कि ब्याज कितना दिया, क्या दिया, ब्याज कितना दिया, तो बनाइए। 5% का अर्थ हुआ कि 20 रुपया 21 रुपया होता है 1 साल में, 400 रुपया 441 होता है 2 साल में, तो बनाइए 2 साल में 4,000 कितना हो जाएगा, 400 रुपया अधिक 4400 441 होता है, तो ये 444 होता है, तो 4,000 कितना होगा, इसको जब आप हल करेंगे तो 4410 निकलेगा। अर्थात 2 साल के बाद जब महाजन के पास आप पहुंचते हैं और महाजन से कहते हैं कि भैया मेरा हिसाब कीजिए, थोड़ा सा कुछ पैसा मेरे पास आया है, मैं देना चाहता हूं, तो वो हिसाब करता है, कहता है 4410 है तो दे दो। आप कहते नहीं 4410 नहीं है, मेरे पास 2210 रुपया है, तो आपने 2210 रुपया दिया। ध्यान रखिएगा, ब्याज आपसे पूछा है तो आपने अलग में लिख लिया कि यहां पर 410 ब्याज उसने जोड़ा है। अब 2210 आपने दे दिया, उसने कहा भैया आपके लिए नया मूलधन जो है 2200 है, अब मैं 2200 का ब्याज जोड़ूंगा। फिर वही चीज, फिर वही कहानी कि 400 रुपया का, चूंकि ब्याज पूछा गया तो मैं ब्याज से मतलब रख रहा हूं, 400 रुपया का 41 रुपया ब्याज लेते हो क्या, 400 441 होता है, ब्याज कितना लिया, 41 रुपया, तो 2200 का कितना ब्याज लोगे, ये 2 शून्य खत्म, और ये 2 बार, ये 11 बार, ये आप हल करते हैं, 11 इकाई 11 नहीं, 11 इकाई 11, 1 बटेगा 1, 11 चौके 44 से 451 बटा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 451 बटा 2 हो जाएगा, यानी 225 रुपया 50 पैसा यहां पर लिया, अर्थात 635 रुपया 50 पैसा। लेकिन जो तेज तर्रार स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे इतना क्रियाकलाप यहां पर मत कीजिए, इस 2200 को 2 भाग में बांट लीजिए, 2000 और 200, और सोचिए कि 4000 का 441 देता हूं 2 साल में, तो 2000 का कितना दूंगा, तो मूलधन आधा, क्योंकि समय इक्वल है, तो ब्याज भी आधा, 410 का आधा 205। और जरा देखिए भाई, 2000 का 205 तो 200 का कितना भाई, 20 रुपया 50 पैसा, और सीधा आप कहिए कि 410 पहले, फिर 205 और 20 50, तो होशियार लड़का जब ऐसे टक से बना लेगा, ये उसका उत्तर। तो
आप इस तरह प्रश्न को बनाते जाते हैं और उत्तर देते हैं। अब एक आखिर अगला सवाल जो है क्या है, जरा देखें इसको भी। कहता है मोहन जो है, अगला सवाल है कि मोहन एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और दो समान वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। आज उसके द्वारा ब्याज 520, जरा ध्यान दीजिएगा, ब्याज जो है 520 भुगतान किया गया और इंस्टॉलमेंट पूछा गया। आपको पी भी पूछा जा सकता है। मैं यहां पर इंस्टॉलमेंट पूछा गया है, मैं दोनों चीज बता देता हूं और आसान ही है, आप इसको बनाए हुए हैं, जरा देखिए। 12.5% का क्या है, 1/8 अर्थात 8 रुपया 9 रुपया हो जाएगा एक साल में। 2 साल में 64 रुपया 81। ये सब हमें अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, यानी या क्यों किया समझ रहे हैं। अब जरा देखिए, चूंकि यहां पर ब्याज दिया गया है, इस स्थिति में कितना ब्याज लगता है, क्योंकि मैं यहां पर 100 रुपया को मान के चला हूं। नहीं, इस स्थिति में प्रतिशत है, इसको कटकुट किया है मैंने। तो इस स्थिति में मैं देखता हूं, दोनों को जोड़ता हूं तो 136, ये दोनों को जोड़ता हूं तो 162, यानी 2 प्रीमियम में मैंने 162 चुकाया, मेरे लिए मूलधन था 136, मैंने ब्याज कितना दिया 26, और ये कहता मैंने 520 ब्याज दिया, यानी 26 यूनिट के लिए 520, तो 1 यूनिट के लिए कितना, आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। आप बनाइए, जो भी पूछा जाता है बनाइए। कैसे, आदि कहेगा प्रीमियम क्या होगा, इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी, तो 81 गुना 20 कर दीजिए। 81 गुना जब 20 आप करते हैं तो 1600 कितना आ जाता है, दूनी 1620 रुपया आ जाता है। और यहीं पर यदि मूलधन पूछ देता तो आप 136 से गुना कर देते। या कहानी के रूप में समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि 26, यदि आपको इंस्टॉलमेंट पूछा गया तो आप कहेंगे 81 का इंस्टॉलमेंट मैं देता हूं, तो ब्याज 26 से क्यों लिख रहा हूं 26, क्योंकि यहां पर ब्याज 520 है, तो कितना का इंस्टॉलमेंट दूंगा कि 520 का ब्याज दे रहा हूं, 520 रुपया ब्याज दे रहा हूं। आप हल कीजिए, यानी यहां 1620 है। उसी तरह यदि आपको मूलधन पूछता तो आप कहते 81, यदि ये आप बोलते 136 का मूलधन है, तो आप 136 का मूलधन है तो आप जो है क्या 26 रुपया ब्याज देते हो। आखिर में कितना का मूलधन है, जो कि मैं 520 रुपया ब्याज दे रहा हूं। आप हल कीजिए और आप मूलधन निकाल दीजिए। तो इस तरह आप प्रश्न को बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने कई प्रश्न को सोल्व कराया है अभी तक। एक आखिरी सवाल है, मैं एक चीज और बोल देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इससे बाहर इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं पूछा गया। आप प्रश्न को उठाइए और देखिए, आपको इससे बाहर सवाल नहीं मिलेगा। सवाल और अनेक होते हैं, लेकिन जितने भी हैं सवाल इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आप इतना यदि आपने जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपसे प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सिंपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला सवाल। आखिरी सवाल वीवीआई प्रश्न, और जरा सुनिए क्या है प्रश्न। कहता है सुभाष ने इस शर्त पर फ्रिज खरीदा कि उसे पहले साल के अंत में, जरा देखिएगा, पहले साल के अंत में 1020 रुपया, दूसरे साल के अंत में 1003 रुपया और तीसरे साल के अंत में 990 रुपया चुकाता है, और भुगतान करने के बाद 1500 का नगद भुगतान करता है। अरे नगद किया था, शुरू में किया था, यानी 1500 का नगद भुगतान किया था शुरू में। उसके बाद जो शेष राशि बचा था, इंस्टॉलमेंट बनवाया था, और समान किस्त है 1020 का पहला किस्त, दूसरे साल के अंत में 1003 और तीसरे साल के अंत में 990। और आपको ब्याज पूछा है कितना, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, ब्याज। मूलधन यदि पूछा जाता, मान लीजिए कोई वस्तु था, फ्रिज कहा गया है, पूछा जाता फ्रिज आपने कितना में खरीदा था, तो 1500 का जरूरत होता। यदि फ्रिज में नगद खरीदता तो कितना में खरीदता, तो 1500 की आवश्यकता होती। सैम, इस तरह का प्रश्न मैंने पहले कराया है, लेकिन मैं इस प्रश्न को अलग तरीके से कराऊंगा। ये प्रश्न, इसका
शुरू में वैल्यू, इसका शुरू में वैल्यू, इसका शुरू में वैल्यू, और इन तीनों का योगफल और 1500 जोड़ जाते, वही फ्रीज का तुरंत का नगद में मूल्य। लेकिन हमको ब्याज पूछा गया है कि कुल ब्याज क्या है। ठीक है, कुल ब्याज क्या है, यदि मूलधन ज्ञात हो जाए और इन तीनों को जोड़ के इन तीनों के योग पर उसको घटा दूं तो मिश्रधन घटाओ मूलधन बराबर ब्याज होता है। दिमाग में आ गया। तो इस तरह का प्रश्न मैंने कराया है, लेकिन परेशानी क्या हो रही है, 10% है अर्थात 10 रुपया 11 रुपया हो जाता है। तो यदि मैं इसके लिए P1 मानूं, इसके लिए P2 मानूं और इसके लिए यदि P3 मानूं, सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, तो हम देख पाते हैं कि इसमें 1 साल का ब्याज है तो 10 रुपया 11 हो जाता है, तो कितना रुपया 1020 हो जाएगा। 11 बार में 102 नहीं कट रहा है, हम तो फंस गए। तो यह तरीका अपना नहीं अपनाएंगे। नो, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि मैंने कितनी राशि का ये इंस्टॉलमेंट दिया है, यदि मैं उसको x मान लूं और उसका 3 साल का मिश्रधन ज्ञात कर लो, अर्थात 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 बराबर, अब इसमें मैं 2 साल का ब्याज जोड़ूंगा, अब तो ये 1 साल के अंत में है, 2 साल के बाद इसका क्या वैल्यू होगा, क्योंकि ये कुल 3 साल का वैल्यू है, और इसमें 1 साल का ब्याज जोड़ूंगा, तो फिर वो लंबा प्रोसेस बना सकते हैं, हल कीजिएगा, बनेगा। नो, ये भी तरीका अप्लाई नहीं करूंगा। मैं बार बार कर रहा हूं, यदि आप प्रैक्टिस में हैं, आप सभी तरीके को जानते हैं, लेकिन निर्णय आपको करना पड़ता है कि हमको वायुयान से यात्रा करनी है, ट्रेन से यात्रा करनी है, बस से यात्रा करनी है, मोटरसाइकिल से यात्रा करनी है या पैदल चलना है। कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा, यह तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। तो ये मैं अलग तरीके से बना रहा हूं। क्या, जरा देखें, आप जरा कल्पना कीजिए, ये जो 990 रुपया लिया, ये 990 रुपया यहां से जरा सोचिएगा, यहां से मैं इस 990 में 1 साल का ब्याज यहां से सोच रहा हूं, इंक्लूड है। मैं यदि इस रुपया को यहीं पर दे देता तो 1 साल का ब्याज माफ कर देता कि नहीं? माफ क्यों करेगा, नहीं लेगा हमसे। इसका अर्थ है कि 10 रुपया यदि 11 हो जाता है तो कितना रुपया हमारा 990 हुआ, अरे आराम से कट रहा है, यानी 900 रुपया। क्यों? क्योंकि यह 1003 मूलधन है, मूलधन के रूप में लेके चला है, यहां इसके लिए यहां से मैं चला। इसका अर्थ 900 रुपया मैं यहां पर जोड़ दूं और 1903 बना दूं। आदि मैं 2 साल के अंत में उसको 1903 देता तो किसी तरह का कोई परेशानी होता उसको? क्या नहीं हो? क्लियर? यानी मैं ये यहां नहीं, ये यहां पर दिया, मैंने कहा 1 साल के अंत में 1020 दूंगा, दूसरे साल में 1903 दूंगा, किसा खत्म। आप फिर सोचिए, मैं वही 1903 रुपया यहां ना देके यहां देता, नहीं तो क्या होता? 10 रुपया भैया 11 हो जाएगा तो कितना रुपया 1903 हो गया। तो देखिए, कटकुट कीजिए, 11 का ही 11 और 11 साहब 1730 रुपया यदि आप यहां पर दे देते, क्या 1730 आप यहां पर दे देते और 1 साल के बाद मैं उसको दे देता कितना 2750, तो झमेला खत्म। यानी 1 साल के बाद उसको मैं 2750 दे देता, मेरा कर्ज चुक जाता। लेकिन जरा सोचिए, फिर सोचिए, इस रुपया को मैं यदि यहीं पर दे देता, कहता नहीं मेरे पैकेट में है पैसा, हमें उधार नहीं लेना है, तो क्या ब्याज लेता? तो फिर वही सोचिए, इसमें कितना साल का ब्याज इंक्लूड है? 1 साल का, यानी 10 रुपया 11 हुआ है तो कितना रुपया 2750 हुआ है, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी ये 2500 रुपया। तो आप कहते कि 2500 रुपया लो और 1500 जो मैंने नगद और दिया था, यानी फ्रीज 4000 रुपया लो और फ्रीज हमको दे दो, हमको इंस्टॉलमेंट पर नहीं लेना है। यदि आपसे क्या पूछा जाता, यदि आपसे फ्रीज का नगद मूल्य पूछा जाता तो जवाब देते, लेकिन आपसे उसने सिर्फ ब्याज पूछा, तो ब्याज तो 2500 पर चला है ना,
तो आपने 2500 के लिए कितना दिया? 1020 यहां दिया, 1003 यहां दिया, 990 यहां दिया, यानी कुल मिला के आपने कितना दिया है? 3013 रुपया दिया है। अर्थात 2500 से कितना अधिक दिया है? तो भाई साहब आपने 2500 से 513 रुपया अधिक दिया है। यही तो 513 रुपया आपसे ब्याज के रूप में लिया गया है। यानी आपको ब्याज पूछा गया तो 513 में जवाब दे। यदि आपका फ्रिज का नगद मूल्य पूछा जाता तो आप 4000 जवाब देते। ये प्रश्न 3 तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन और ये तरीका आप पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आप देखेंगे कि कहां पर आसान तरीके से हमारा कटकुट रहा है, तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो इससे बाहर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके इंस्टॉलमेंट के प्रश्न नहीं आने वाले हैं, मैं यह निश्चित रूप में कह सकता हूं। और मैं फिर से आपको बोलूंगा, उम्मीद करूंगा आपसे, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें यदि नए आप चैनल से जुड़े हुए हैं, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हुए आप जो है हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। मैं पुनः नया वीडियो डालता रहूंगा। धन्यवाद।